ऐसा कहा जा रहा है कि इस दफा हिंदुस्तान में दीपावली दो बार मनाई जाएगी। एक बार 22 सितंबर को जब जीएसटी रिफॉर्म्स का कार्यान्वयन होगा और दूसरी दफा जब असल दिवाली होगी। ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकार ने जो जीएसटी रिफॉर्म्स किए हैं, जीएसटी में जो कर कम किया है, उसका फायदा उपभोक्ता को मिले और इसका आखिरकार भारत की विकास दर पर और अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ देश के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पीयूष गोयल जी का एनडीटीवी के इस जीएसटी कॉन्क्लेव में स्वागत कीजिए। पीयूष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप ये बताइए कि सरकार की नज़र से जो जीएसटी रिफॉर्म्स आपने किए हैं, उसका देश में इस वक्त जो अर्थव्यवस्था है, उसकी विकास दर पर क्या असर पड़ने वाला है आने वाले महीनों में? पीयूष जी, मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से बहुत सोची समझी रणनीति के तहत देश की अर्थव्यवस्था को गत 11 वर्षों में मजबूत किया, लगातार आगे बढ़ाया और एक ऐसे पायदान पे लाके खड़ा किया, ऐसी नींव रखी अर्थव्यवस्था की कि 3 तारीख को जब जीएसटी काउंसिल मिली तो मेरा मानना है कि भारत के आज़ादी के बाद अगर सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक कदम भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर लेके जाने के लिए कोई हुआ हो तो वो 3 सितंबर के व्यापक रूप से जीएसटी के रिफॉर्म, रेट में कटौती, पूरा जो प्रोसेस है, सिस्टम्स हैं, उसको सरल करना, जहाँ जहाँ पे रेट्स को रैशनलाइज करने की ज़रूरत है, यानी पूरी सप्लाई चेन, वैल्यू चेन को और व्यवस्थित बनाना, एक प्रकार से भारत के लिए और भारत के उपभोक्ताओं को नई ऊर्जा के साथ अपने रोज़मर्रा की ज़रूरतें खरीदने के लिए, नए उत्साह के साथ डिमांड जनरेट करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम रहा है। इससे स्वाभाविक तौर पे महंगाई की दरें भी कम रहेंगी। महंगाई कम रहती है तो ब्याज की दरें कम रहती हैं, और महंगाई और ब्याज जब कम होता है तो लोगों की जेब में पैसा ज़्यादा होता है, डिस्पोजेबल इनकम, परचेजिंग पावर बढ़ती है। और आपने 2 दिवाली की बात की, आप तीसरी दिवाली तो भूल ही गए। 12 लाख रुपए तक जो टैक्स की छूट दी बजट में, और जो सैलरी अर्नर्स है उनको तो 12,75,000 रुपए तक अब कोई टैक्स नहीं है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जिन्होंने एक बड़ी कमज़ोर अर्थव्यवस्था 2014 में विरासत में पाई थी, फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी, कैसे हर वर्ष सिस्टमैटिकली उन्होंने उसको मजबूत बनाया, विश्व की टॉप 5 इकोनॉमी बनाया। आज हमारा बैंकिंग सिस्टम मजबूत है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑल टाइम हाई पे हैं और इतने सब्सटैंशियल हैं कि कोई भी शॉक एब्जॉर्ब कर सके। आज हमारी विकास की दर दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली है, 7.8%। हमारी महंगाई की दर 1.55%, शायद ऐसे लो पे है जो 4-5 साल में कभी नहीं देखा। और वैसे देखो तो हमारे पूरे 11 वर्ष एवरेज महंगाई देखे तो इट हैज बीन द लोएस्ट डेकेड ऑफ इन्फ्लेशन इन द लास्ट 75 ईयर्स। तो एक प्रकार से जब मजबूत अर्थव्यवस्था बनती है तभी वो क्षमता आती है कि इतना बड़ा धमाका, इतनी बड़ी रेट कटौती करके उपभोक्ताओं को आगे आने वाले दिनों में देश की अर्थव्यवस्था को और आगे तेजी से बढ़ाने के लिए हमने कई सारे अर्थशास्त्रियों से, उद्योगपतियों से बातचीत हो रही थी। उनको काफी आश्चर्य हुआ किस रफ्तार के साथ जीएसटी काउंसिल में कंसेंसस बन गया। आपको लगता है कि जब आपदा आती है तभी जो देश में पॉलिटिशियंस हैं, नेता हैं, क्योंकि इसमें विपक्षी पार्टियों के वित्त मंत्री भी थे, बीजेपी शासित सरकारों के भी वित्त मंत्री थे, जब कोई आफत बाहर आती है तभी सब लोग मिलकर कहते हैं कि फटाफट रिफॉर्म किया जाए, कुछ बड़ा किया जाए? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ ऐसी कोई स्थिति है। देश के सामने ना तो कोई आपदा है और ना कोई ऐसा सेंस ऑफ डिस्पोंडेंसी है या कोई कंसर्न है जिसके कारण कोई रश थ्रू किया जाए। आखिर आप सोचिए, इतना व्यापक रिफॉर्म ओवरनाइट तो नहीं हो सकता है।
महीनों महीनों की कश्मकश और मेहनत होगी। मैं मानता हूं कि अनंत नागेश्वरन जी भी कई रात सोए नहीं होंगे इसकी तैयारियों में, इसकी कैलकुलेशंस में, इसका क्या प्रभाव होगा, क्या उसको कैलकुलेट करके ध्यान में रखना कि अर्थव्यवस्था को कोई तकलीफ नहीं हो, स्टेट्स के रेवेन्यूज भी ठीक रहे, डिमांड बुयोंसी से रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो। तो एक बहुत ही गहरी गंभीर सोच समझ के ये नीतियां बनती हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ ये कोई इस प्रकार का कंसेंसस है जो कोई प्रेशर में लिया गया है। रही बात विपक्ष की, उनके ऊपर अब क्या भरोसा करना। मीटिंग के अंदर तो उन्होंने हर संभव कोशिश की, मैं तो नहीं था मीटिंग में, पर जो बात उड़ते उड़ते बाहर निकली है, केरल, कर्नाटक, इन्होंने हर संभव कोशिश की इसको स्टॉल करने की। इतने नासमझ हैं, राजनीतिक सूझबूझ भी नहीं है कि जब जनता को लाभ हो रहा है, सामान्य मानवी के जीवन की रोजमर्रा की हर एक वस्तु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि जनता को लाभ मिले। कोई बहुत ज्यादा रेवेन्यू लॉस भी नहीं है, उससे ज्यादा तो ब्यूएंसी और डिमांड ग्रोथ से रेवेन्यू बढ़ेगा। आखिर हमने 5 साल तक 14% ग्रोथ गारंटी करके जीएसटी को लागू करवाया। ऐसा तो हिम्मत यूपीए की कभी रही नहीं। कांग्रेस 10 साल बोलती रही, नाटक करती रही, कभी जीएसटी लागू करने का साहस ही नहीं था। ये तो मोदी जी के ऊपर लोगों को विश्वास था, विपक्षी दलों को भी विश्वास था कि वो कहते हैं वो करते हैं। 15 अगस्त को उन्होंने एक फ्लेवर दिया था और देखिए 3 सितंबर कितने दिन हुए, 18 दिन के अंदर कर दिखाया। और वास्तव में आज पूरे देश में एक उत्साह है, पूरे देश में एक विश्वास है कि ये 7.8% पे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था अगले 2-2.5 साल में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी बन जाएगी। और जिस प्रकार से सरलीकरण, डिक्रिमिनलाइजेशन, कानून में जो जो डरावने प्रावधान थे उनको हटाया जा रहा है, पुराने कानून जिनका कोई मतलब नहीं है उनको ध्वस्त किया जा रहा है, कंप्लायंस बर्डन, प्रोसेस, प्रोसीजर, सबको सिंपल करना, सरल करने का काम तेजी से सरकार में गत वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। उसको आने वाले दिनों में हम और गति देंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारत में काम करना, व्यापार करना, कारोबार, उद्योग करना सरल और सुगम भी होगा और हम सबके जीवन में भी बहुत सारे बदलाव से जीवन भी हम सबका और अच्छा होगा, तेजी से अच्छा होगा। आप अनंत नागेश्वरन जी की तरफ देख रहे थे, मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं और कह रहे हैं कि पता नहीं ये सो पा रहे हैं रात में कि नहीं ठीक से। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि पीयूष गोयल जी आजकल रात में सो पाते हैं कि नहीं ठीक से। वो इस वजह से कि आप यहाँ पे गए, आप वैसे ही देर काफ़ी लेट सोते हैं, तब तक वहाँ वो डोनाल्ड ट्रंप जग जाता है और दे दन उसने कुछ दिया ट्रूथ सोशल पे। आपको नींद आती है आजकल या देखते ही रहते हैं कि भाई एक्स पे क्या चल रहा है, ट्विट पे क्या चल रहा है, क्या नहीं आप पता है? गलती कर बैठता है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप जब उठता है तब यहाँ क्या शाम होती है, मैं जब सोता हूँ तो वहाँ तो लगभग वर्किंग आवर्स खत्म हो जाते हैं तब तक। तो मेरे जागने का कारण कोई और नहीं है, मेरे जागने का कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि जिस प्रकार से वो मेहनत करते हैं वैसे ही हम सब मंत्रियों की भी जिम्मेदारी है कि हमारा क्षण क्षण पल पल उन्हीं की तरह जनता की सेवा में लगे, हम और ज़्यादा अधिक काम करें और ज़्यादा तेजी से काम करें, वो मुझे बिजी रखता है। बाकी विश्व की समस्याएं आज हमें इतनी चिंता की बात नहीं है क्योंकि भारत अपने आप में एक ताकत है। आखिर 140 करोड़ लोग जो डिमांड जनरेट करते हैं वो बहुत बड़ी ताकत है। जो मिस करेंगे उनका नुकसान है, भारत का नहीं इतना नुकसान है। मैंने कई बार आपके साथ और वैसे भी कुछ ट्रेड मिनिस्टर से बातचीत की, उद्योगपतियों से बातचीत की, हिंदुस्तान में विदेश में, सब कहते हैं कि पीयूष गोयल बहुत अच्छे निगोशिएटर हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते, मतलब बहुत हार्ड निगोशिएट करते हैं। अब आपको निगोशिएट करना पड़ रहा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जो कि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल निगोशिएटर हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं? सब लोग ये सोच रहे हैं कि बिकॉज आप एक लेवल पे एफर्ट करते हैं, वहां से कुछ और बजूका चल जाता है, तो हाउ आर यू डीलिंग विद दिस? देखिए आपसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल तो कोई हो नहीं सकता है। मीडिया से अगर एक बार डील करना जान जाओ, उसके बाद किसी से और डील करने में तकलीफ नहीं होती है। अच्छा, एक अच्छे बैट्समैन की तरह जो जो बॉल आ रही बॉल समझ भी रहे हो, छोड़ रहे हो, मतलब कुछ ऐसा बोल दो कि
ट्रंप और टैरिफ्स और अमेरिका के साथ जो इस वक्त कशमकश चल रही है, डू यू सी एन एंड टू दैट? आपको लग रहा है कुछ समाधान निकलता है या ऐसे ही उलझते रहेंगे हम लोग? देखिए, मैं एस्ट्रोलॉजर तो नहीं हूं, लेकिन मेरा कन्विक्शन है कि भारत सही ट्रैक पे है और भारत जो कर रहा है अपने देश के हित में कर रहा है, अपने जनता के हित में कर रहा है। मुझे ये विश्वास है कि हमने जो अपने किसान हो, अपने मछुआरे हो, अपने जो छोटे उद्योग जगत से जुड़े हुए इकाइयां हैं, एमएसएमई सेक्टर है, हमारे कारीगर, हमारे कामगार, विश्वकर्मा, हमारे हथकरघा, इन सब की जो इंटरेस्ट है इसको सर्वप्रथम रखना पड़ेगा, सर्वप्रिय रखना पड़ेगा। और उसको संभालते हुए जो भी हम निर्णय लेते हैं वो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन इंटरेस्ट को कभी सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, भारत के हित को कभी सैक्रिफाइस नहीं। उसके अलावा तो बहुत मौके हैं, बहुत अच्छे डील करने की संभावना है और मेरा विश्वास है कि यूएस और भारत दो इतनी कॉन्सिक्वेंशियल डेमोक्रेसीज है, इतने महत्वपूर्ण देश है। हम दोनों की सोच, हम दोनों के लोगों के बीच जो आपसी रिश्ता, संबंध और आत्मीयता है, जो माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच मित्रता है, जिस प्रकार से हम सब मंत्रियों के बीच में लगातार संपर्क बना रहता है, दोस्ती बनी रहती है, मुझे लगता है कि कभी कभार समय लगता है and all good things take time. All good things come after a lot of hard work, lot of patience and lot of effort. तो मैं चिंता नहीं करता हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि भारत का भविष्य भी बड़ा उज्जवल है और जो लोग भारत के साथ रिश्ते बढ़ाएंगे, भारत के साथ व्यापार बढ़ाएंगे, उन सब का भविष्य भी बहुत। क्योंकि दो चीजें इस वक्त एक साथ चल रही हैं। एक तरफ आपने जीएसटी में कर को कम किया इस उम्मीद में कि इससे कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ने से इंडिया इंक और इस विश्वास के साथ कि कंजम्पशन बढ़ेगा, इंडस्ट्री इन्वेस्ट करेगी, नई नौकरियां बनेंगी और एक ग्रोथ साइकिल आएगा। दूसरी तरफ जो विदेशी कंपनियां भारत में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रही थी, अब उनके सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि भाई आप यहां पे इन्वेस्ट करोगे लेकिन आप एक्सपोर्ट कर पाओगे नहीं, अमेरिका बड़ा मार्केट है, उसको लेके एक अनिश्चितता है। तो ये तो एक अनसर्टनिटी उन्होंने क्रिएट कर ही दी है ना, ये तो एक फैक्ट है, उससे आप कैसे डील कर रहे हैं? ऐसा है कि अनसर्टनिटी तो अवश्य है, लेकिन जो निवेशक भारत में आ रहे हैं उन निवेशकों को पता है कि आखिर और कौन सी अर्थव्यवस्था है दुनिया में जो लगभग 7.5-8% पे ग्रो कर रही। कोई और अर्थव्यवस्था बता दो जो विश्व की ग्रोथ का 18 से 20% कॉन्ट्रीब्यूशन कर रही। कोई और अर्थव्यवस्था बता दो जहां दुनिया के सबसे ज्यादा स्टेम ग्रेजुएट्स हर वर्ष निकलते हैं। 23 लाख स्टेम ग्रेजुएट्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, 23 लाख हर वर्ष, और उसमें लगभग आधे महिलाएं, हमारी बहनें भारत में तैयार होते हैं। आप मुझे कोई और अर्थव्यवस्था बता दो जिसमें इतना युवा देश, हमारी एवरेज एज 28.4 है और अगले 30 वर्ष तक हमारी एवरेज एज 30 वर्ष से कम रहने वाली। कोई ऐसा इतना कंपल्सिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन दुनिया में और कोई है ही नहीं। तो निवेशक भी भारत में आएंगे, निवेशक भारत की बड़ी मार्केट, 140 करोड़ आशा और अपेक्षा और आकांक्षा से भरे हुए युवा देश की मार्केट में अपनी जगह बनाना चाहेंगे। और दुनिया तो बहुत बड़ी है, हमने तो देखिए मॉरिशस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, यूके, 4 नेशन एफ्टा के, स्विट्जरलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और आइसलैंड के साथ ऑलरेडी एफटीएस कंप्लीट कर लिए। ईयू की टीम मेरे ऑफिस में तो यहाँ पे इन्वेस्ट करने की भी बात की और उसमें बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स भी हैं। ट्रम्प तो उल्टा बोल रहे, कह रहे कि वहां पे आके इन्वेस्ट करो, लोग जाए ना। हम तो देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे बहुत बचपन में ही सिखाया था कि कोई छोटी लकीर के मिटाने के समय मत बिताओ, छोटी लकीर के सामने बड़ी लकीर खींच के आप सफल ज्यादा होंगे। छोटी लकीर को ही देखते रहोगे तो कहाँ आगे बढ़ोगे लाइफ में। अगर आप एनडीटीवी चलाते हो तो आप क्या अपने आप को बेंचमार्क करते हो कोई ऐसे चैनल से जो कोई छुटकर मुटकर लोकल चैनल है, या आप बेंचमार्क करते हो हुएवर इज द बेस्ट विद द हाईएस्ट टीआरपी?
नहीं, हम तो इंटरनेशनल बेंचमार्क करते हैं, हम डोमेस्टिक बेंचमार्क ही नहीं करते, कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि एनडीटीवी आप देखें एक ऐसा ब्रांड है जो कि दुनिया भर में जब भी भारतीय मीडिया की चर्चा होती है तो एनडीटीवी सबसे पहले जिक्र में आता है। कभी आप वो अमेरिका तो मैं जाओ, यूरोप आपका जाओ। बात से सहमत हूं। उल्टे हम भी जब विदेश जाते हैं, द बेस्ट ऐप टू यूज इज द एनडीटीवी ऐप, देयर इज नो तो डाउट। विदेशी में नहीं, इंडिया में भी बेस्ट ही ऐप है यूज करने के लिए, विदेश जाओ तो फट से आता है। लेकिन देखिए, भारत में तो हमको अभी भी वो न्यूज़पेपर पढ़ने के बगैर सुबह की चाय का आनंद नहीं आता है। ठीक है, जब तक आप ऐप यूज कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, वेबसाइट कंज्यूम कर रहे हैं, ये ठीक है। और हमारी बेंचमार्क इंटरनेशनल है, क्योंकि उसकी एक सोच भी है। प्रधानमंत्री जब एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में आए, उन्होंने कहा कि एक इंडियन मीडिया प्लेटफॉर्म होना चाहिए विच बिकम्स इंडियाज वॉइस टू द वर्ल्ड, कि भारत की आवाज़ दुनिया भर में गूंजे। तो प्रयास उस दिशा में चल रहा है। वहाँ कितनी दूर पहुँचते वो ट्रेड डील की तरह हो पाता है कि नहीं, वो कुछ टाइम के बाद ही पता चलेगा, लेकिन एफर्ट कम से कम उस डायरेक्शन में। सर, आपने आनंद नागेश्वर जी की चर्चा की। इकोनॉमिक सर्वे में फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से या सीए की तरफ से ये सुझाव था कि चाइना के साथ इन्वेस्टमेंट को रिव्यू करना चाहिए। उसके बाद मेरा आपसे इंटरव्यू हुआ, आपने कहा ठीक है, अर्थशास्त्रियों का काम है अपनी बात बोलना, लेकिन हम नेशनल इंटरेस्ट में पॉलिसी बनाते हैं। अब तो लगता है कि नेशनल इंटरेस्ट भी कुछ हद तक बदल रहा है। चीन को जिस तरह से आप फरवरी में देख रहे थे, सितंबर आते आते क्या आपका नज़रिया कॉमर्स इंडस्ट्री में बदला है उसको देख? ऐसा है कि चीन के साथ ये जो गलवान में समस्या हुई, उस टाइम पे हमने कुछ पाबंदियां लगाई थी। वैसे पाबंदियां नहीं है, उसको भी हम परमिट करते हैं, अप्लाई करना पड़ता है। हम देखना चाहते हैं कि कोई अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर नहीं हो। गलवान जब हुआ, उसी के साथ साथ आपको याद होगा कोविड की महामारी भी भारत में आई थी, और कोविड की महामारी के समय वैल्यूएशंस बहुत घट गई थी। तो उस समय हमें लगा था कि बहुत सस्ते वैल्यूएशंस में कोई देश भारत की इकाइयों को, भारत के बिजनेसेस को टेक ओवर ना कर ले, इसलिए ये पाबंदियां लाई गई थी। अब वो पाबंदियां क्या करना चाहिए, आगे हटनी चाहिए, डाइल्यूट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये एक पॉलिसी डिसीजन है। जब लेंगे तो आपको जरूर बताएंगे। जहाँ तक बात रही नीति आयोग की या चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, इनका रोल एडवाइजरी रहता है, नाम ही चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है। उनका है कि एक आइडियाज दो, आइडियाज के प्रोज एंड कॉन्स रखो, फाइनल डिसीजन पॉलिसी मेकर्स यानी सरकार का होता है। सरकार को और कई चीजें देखनी पड़ती है और एक व्यापक सोचना पड़ता है। नीति आयोग की एक सोच एक तरीके से और कुछ डेटा पॉइंट्स पे होती है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की एक इकोनॉमिक्स के हिसाब से सुझाव होते हैं। सरकार की जिम्मेदारी और बड़ी व्यापक सोच, जियोपॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर क्या हो रहा है, देश की जरूरतें क्या हैं, उन सबको मद्देनजर रखते हुए जो जनहित और देशहित में होगा वो मोदी सरकार करेगी। आपने ये कैलकुलेट किया है कि आपकी नज़र में, क्योंकि खुद आप अलग अलग तरीके से डेटा को स्टडी करते हैं, आपके खुद के राय में इस जीएसटी रिफॉर्म का इकोनॉमिक ग्रोथ पर क्या इम्पैक्ट आने वाला है और कब तक आपको लगता है ये किक इन करेगा? क्योंकि मैं इसलिए पूछता हूँ क्योंकि जब आपने कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट्स कम किए थे तब वो इन्वेस्टमेंट साइकिल में नहीं तब्दील हुआ था, तब उससे जिस तरह की आपको ग्रोथ मल्टीप्लायर की उम्मीद थी वो नहीं हुआ था। तो इसको आप इस कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखें? साधारणतः कॉर्पोरेट टैक्स जब आप कम करते हो, उसको इन्वेस्टमेंट साइकिल में कन्वर्ट होने में टाइम लैग होता है, क्योंकि आदमी मार्केट असेस करता है, डिमांड असेस करता है, डिमांड के आधार पर लोकल प्रोडक्शन में शॉर्टेज कितनी है, इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स देखता है कि व्हाट विल ही बी रिप्लेसिंग, उतनी डिमांड होनी चाहिए तब निवेश करता है, या एक्सपोर्ट इंटरनेशनल डिमांड असेस करता है, लोकेशन ढूंढता है, कई विषय होते हैं, तो टाइम लैग ज़्यादा होता है। जीएसटी के जो बदलाव है ये 22 तारीख से इम्प्लीमेंट हो जाएंगे और मैं समझता हूँ कि प्रॉबली बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर या फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर इसका इम्पैक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। चलिए हम कुछ सवाल लेते हैं, हमारे कई सहयोगी भी हैं। श्रीमी हैं जो कि इकोनॉमिक पॉलिसी कवर करती हैं दिल्ली में, ये एक सवाल पूछना चाह रही हैं आपसे, तो अगर आप माइक श्रीमी चौधरी को दें, ये एनडीटीवी प्रॉफिट के साथ हैं और इकोनॉमिक पॉलिसी कवर करती हैं, आप सवाल पूछना चाहती हैं? जी। हेलो मिनिस्टर सर, एक्सपोर्टर्स काफ़ी परेशान हैं एडिशनल टैरिफ को लेकर। आपसे ये जानना था कि सरकार किस तरह के रिलीफ पैकेज पर यहाँ काम कर रही है और वो कब तक यहाँ एक्सपोर्टर्स के लिए दिख सकता है? पहले एक बात हम सब समझ लें कि भारत का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो कुल है वो देश की जीडीपी का मात्र 10% है। एक डेटा पॉइंट ध्यान में रहे,
दूसरा, हमारी इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज़्यादा है, तो यानी हमारी जीडीपी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन आवर एक्सपोर्ट्स। इनफैक्ट जीडीपी थोड़ी डिफ्लेट हो जाती है क्योंकि इंपोर्ट्स ज़्यादा है। और मैंने कोविड के दिनों में भी ये सुना था कि कोविड की वजह से बड़ी तकलीफ आएगी, एक्सपोर्ट्स तो घटने ही वाले थे और घटे भी थे, लेकिन हमारे इंपोर्ट्स ज़्यादा फास्टर पेस पे घटे बिकॉज वी आर एन इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी। हमारे एक्सपोर्ट्स के अंदर वैल्यू एडिशन का कंट्रीब्यूशन रिलेटिवली कम है, उसके कारण इनफैक्ट कोविड में तो हम ट्रेड सरप्लस नेशन बन गए थे, करंट अकाउंट सरप्लस ऑन द ट्रेड अकाउंट, वी हैड बिकम अ करंट अकाउंट सरप्लस नेशन। तो ये एक ध्यान में रहे कि कोई इसका जीडीपी पे बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होने नहीं वाला है, पहली बात। दूसरी बात, जो एक्सपोर्ट्स पे रेसिप्रोकल टैरिफ लगे हैं वो उसको जीडीपी का सामने हम अगर देखें तो हमारी जीडीपी का 1% है, भारत की जीडीपी का 1% एक्सपोर्ट अफेक्टेड है, करेक्ट, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, दैट इज ओनली 1% ऑफ आवर जीडीपी। उसमें भी जो सेक्टोरली एनालाइज करोगे, अब जेम एंड ज्वेलरी है, 46 में से 13 बिलियन जेम एंड ज्वेलरी है। हम सब यहाँ जानते हैं कि जेम एंड ज्वेलरी में तो क्या 3, 4, 5, 7% मैक्सिमम वैल्यू एडिशन होता है, नॉर्म तो सिर्फ 3-4% का है। तो ऐसे आप जब डीकंस्ट्रक्ट करोगे ना तो आपको ध्यान में आएगा कि 2-3 सेक्टर्स अवश्य है जहाँ थोड़ा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा। टेक्सटाइल में एक थोड़ा इम्पैक्ट होगा जहाँ गारमेंट या होम डेकोर वगैरह जाता था। लेदर गुड्स करीब करीब $2 बिलियन के अफेक्ट होंगे। श्रिम्प 1.5-2 बिलियन का अफेक्ट होगा। तो रियल इम्पैक्ट काफ़ी कम हो जाता है, बजाय कि जो एक इम्प्रेशन कुछ न्यूज़पेपर्स या मीडिया में क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। जब जीएसटी के कर कम हुए तो सब घरों में चर्चा हुई कि 22 सितंबर को क्या खरीदना है। आपके घर में क्या चर्चा हुई, क्या खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं? हो सकता है कि हम एक टेलीविज़न खरीद लें, वो सस्ता हो गया है। हो सकता है कि हमारे बच्चों की इच्छा हो कि एक अच्छा 2 व्हीलर खरीद लें, अप टू 350 सीसी, या एक गाड़ी खरीद लें। हो सकता है कुछ परिवारों में महिलाएं कैलकुलेट कर रही होंगी कि हमारा रोजमर्रा का बजट कैसे घट गया, क्योंकि आप कल्पना करिए, आप सुबह उठते हैं तब से लेके सोने तक हर एक चीज सस्ती हुई है, चाहे वो दंत मंजन या ब्रश और टूथपेस्ट हो, चाहे बाल में लगाने वाला तेल हो या कॉस्मेटिक्स हो। आजकल तो ब्यूटी सैलून्स, मेरे क्षेत्र में आप आए थे, हर तीसरी दुकान ब्यूटी सैलून है। आज एक कॉन्शियसनेस आई है, उनके सब प्रोडक्ट सस्ते हो गए, चाहे अमूल के प्रोडक्ट्स हो, फूड प्रोडक्ट्स तो A to Z सस्ते हो गए, खाने पीने का सामान, वाइट गुड्स, एयर कंडीशनर। आजकल एयर कंडीशनर कोई लग्जरी नहीं रही है, मध्यम वर्ग घरों में लगभग सब जगह आपको देखने को मिलेगी। एयर कंडीशनर्स, टेलीविजन्स, रेफ्रिजरेटर, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, यू नेम द प्रोडक्ट। आप सुबह से रात तक आपके पेन, आपकी घड़ी, आपके जूते, कपड़े, हर एक चीज में कटौती हुई है। तो ये जीएसटी इतनी व्यापक प्रभावशाली इम्पैक्ट करेगी भारत की अर्थव्यवस्था पे, भारत के लोगों के रोजमर्रा के जीवन में, हम सबके कॉस्ट ऑफ लिविंग में, एंड अल्टीमेटली लीड्स टू ईज ऑफ लिविंग। तो मुझे लगता है कि जीएसटी एक गेम चेंजर होगा। जीएसटी रिफॉर्म समाज के हर वर्ग के ऊपर प्रभाव करेगा, मध्यम वर्ग हो, गरीब हो, महिलाएं हो, स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे हों, जो लोग नौकरियां ढूंढ रहे हैं उनके लिए निवेश के साथ साथ नए कारोबार और रोजगार और उद्योग के अवसर आएंगे, हमारे स्टार्टअप्स को बल मिलेगा, स्पेस और डिफेंस में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके लिए भी कई सर्विसेज में कटौती हुई है। तो एक प्रकार से सभी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी
और हर कंज्यूमर के जीवन में इसका लाभ पहुंचे। खैर मैंने सबसे ज़्यादा ये नोटिस किया कि पहला प्रोडक्ट जो मिनिस्टर ने बोला वो खरीदने वाले हैं वो टीवी है, और टीवी खरीद के वो एनडीटीवी उस पर लगा के छोड़ देंगे। दिस इज़ अ वेरी गुड आइडिया, आई फुली एंडोर्स इट, सो थैंक यू फॉर दैट। एक सवाल लेते हैं नीरज शाह से, हमारे स्टॉक मार्केट एडिटर हैं और चीफ एनालिस्ट हैं एनडीटीवी पे। नीरज। थैंक्स राहुल। पीयूष जी, आप काफ़ी तेज़ी से अलग देशों के साथ, अलग ब्लॉक्स के साथ FTA साइन कर रहे हैं। इस पे कोई विजन दीजिए, बिकॉज आई थिंक दैट विल हेल्प इन कॉम्बैटिंग द एक्सपोर्ट लॉस इफ एनी टू द यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा प्रश्न है। एक तरफ हम डोमेस्टिक डिमांड के माध्यम से हमारे उद्योग को और उछाल देने की, बढ़ावा देने की मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और ये GST रिफॉर्म एक प्रकार से उसका एक नेचुरल कोरोलरी हो जाएगी विद इंक्रीज डिमांड। दूसरी तरफ आप हमारी रणनीति देखिए, हमने विकसित देशों के साथ करार किया है। ऑल आर FTAs। मॉरिशस आई थिंक $18,000 पर कैपिटा इनकम। अभी अभी उनका मंत्री आके गए और मेरे को कहा है हमें राइस और खरीदनी है भारत से, शुगर और खरीदनी है। काफ़ी विश लिस्ट से क्या आए थे भारत से जो हम एक्सपोर्ट कर सकते। मिल्क, मैंने इमीडिएटली जयंत पटेल जी अमूल के MD को फ़ोन किया मीटिंग के बीच में से, और शायद आप दोनों को कनेक्ट भी कर दिया ऑलरेडी, मंत्री फ्रॉम मॉरिशस। दूसरा करार किया UAE के साथ। उसके फिगर्स आप देखिए कैसे तेजी से नॉन ऑयल एक्सपोर्ट बढ़ रहा है UAE में, मैसिव ग्रोथ है नॉन ऑयल एक्सपोर्ट्स। तीसरा करार किया ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसके फिगर्स देख लो, एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं। चौथा करार किया EFTA देश, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, लिechtenstein और आइसलैंड। अब ये चारों देश की पर कैपिटा इनकम देखिए। स्विट्जरलैंड $1,04,000, लिechtenstein $1,80,000। क्यों किया? क्योंकि इन देशों के पास टेक्नोलॉजी है, इनके पास निवेश करने की क्षमता है। तो उन्होंने जब कहा FTA करना है, मैंने कहा मेरे पास माँ है, आपके पास क्या है? मेरे पास 140 करोड़ देशवासी हैं, इतना डिमांड है। $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी 30 ट्रिलियन हो जाएगी अगले 22-25 साल में। आपके पास क्या है देने के लिए? तो फिर हमने उनसे एक्सट्रैक्ट किया कि $100 बिलियन और 10 लाख जॉब्स डायरेक्टली वो क्रिएट करेंगे थ्रू FDI। $100 बिलियन FDI, अगर आप उसका ओवरऑल इंपैक्ट देखो इकोसिस्टम में, लोग डेट लेते हैं। शायद पहली बार हुआ होगा ना ऐसे, कभी मैंने कोई ये FTA लाइफ देखी में नहीं पहला इंस्टेंस है FTA का, जहां $100 बिलियन लीगल कमिटमेंट है इन द FTA। वो नहीं पूरा करेंगे तो आई कैन क्लॉ बैक। मैं जो उनको कंसेशंस दिए हैं टैरिफ में, मैं वापस दे सकता। ऐसे ही कुछ अब ट्रम्प के साथ कर दो। और आप, मेरा मानना है ये $100 बिलियन विल बी अ कैटलिस्ट फॉर $500 बिलियन इन्वेस्टमेंट थ्रू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। आखिर होटल आएंगे, ढाबे लगेंगे, टैक्सियाँ लगेंगी, ट्रक लगेंगे, पूरा इकोसिस्टम लगेगा। और $500 बिलियन एंड 10 लाख डायरेक्ट जॉब और 50 लाख डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब is a huge amount in only one FTA. $500 billion for everybody's context is 45 lakh crores of FDI. ये नॉर्वे का पेंशन फंड जो स्टॉक मार्केट, आपके स्टॉक मार्केट में डालते हैं, वो इसमें नहीं गिना जाएगा, वो अलग है। और वो भी बड़े उत्सुक है, बाय द वे दे ऑलरेडी हैव 50 बिलियन इन आवर स्टॉक मार्केट। और मैं सुनता हूँ कि और डालने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे। उन्होंने ऑफिस भी खोल दिया नॉर्जिस ने। जब मैं नॉर्वे गया, दे वर वेरी इंटरेस्टेड इन द इंडिया स्टोरी। हमने फिर FTA UK के साथ किया। UK ने बहुत हार्ड बार्गेनिंग की। मैंने कहा भाई आपकी इकोनॉमी 4 ट्रिलियन है, मेरी 4 ट्रिलियन है। 20 साल बाद आप 8 ट्रिलियन पहुंच जाओगे, मैं 25-30 ट्रिलियन होऊंगा। 25 साल बाद मैं 35 ट्रिलियन होऊंगा। आप कहाँ पहुंचोगे? तो ये तो अनफेयर डील हो गई। तो उनसे हमने एक्सट्रैक्ट किया कि हमारे जो हजारों लोग वहाँ पे जाके शॉर्ट टर्म वीज़ा पे, नॉट इमिग्रेशन, शॉर्ट टर्म वीज़ा पे काम करते हैं, हमारे IT प्रोफेशनल्स, शेफ्स, योगा इंस्ट्रक्टर्स, अलग अलग लोग छोटे समय के लिए जाते हैं। पहले उनकी तनख्वाह का 12.5% कटता था खुद का, और 12.5% कंपनी पे करती थी। यानी कोई अगर
1,00,000 पाउंड में वहां काम कर रहे हैं, तो 25,000 पाउंड उस एम्प्लॉय के कट के 12.5 खुद के 12.5 कंपनी देती थी, जैसे हमारा प्रोविडेंट फंड है, वो वहां की ट्रेजरी में जाके उन्हीं के पास रह जाता था, एम्प्लॉय को कभी वापस मिलता ही नहीं। और ये लोग 2 साल 3 साल शॉर्ट टर्म वीजा के लिए जाते हैं। अब 3 साल तक जो भी ऐसे जाएगा वो उनको ये पैसा भारत में अपने प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा करना पड़ेगा, यूके में नहीं दिया जाएगा। ये उनकी सेविंग होगी। तो 1,00,000 पाउंड यानी समझो 1 करोड़ रुपए, वहां तो सैलरीज हाई है, 1 करोड़ रुपए तनख्वाह होगी, तो 25 लाख रुपए एक एक के बचाए, ऐसे 1,00,000 लोग भारत के वहां काम कर रहे हैं। तो हमने कहा ये आप कंसेशन दोगे तो हम साइन करेंगे। ये तो बहुत जबरदस्त डील थी। हर डील में हम एक एलिमेंट ऐसा लाते हैं जो बैलेंस क्रिएट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक हमारे आईटी सेक्टर को डबल टैक्स सकता था, हमने वो डबल टैक्स हटाया और आईटी को और बल दिया कि वो और वहाँ पे सर्विसेज एक्सपोर्ट कर सके। तो ये हमारा कोई यूपीए के समय के टाइप के एफटीएस नहीं है। मैं यूपीए के एफटीएस को इससे क्रिटिसाइज करता हूँ, ना वो स्टेक होल्डर कंसल्ट करते थे, ना वो फ्यूचर को देखते थे कि भारत का कितना जबरदस्त फ्यूचर है जिसके सामने हम कंसेशंस पर्याप्त मात्रा में एक्सट्रैक्ट करें। वो तो ये हालत हो गई है कि हमने हमसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम वाली इकोनॉमीज में भारत की मार्केट ज़्यादा खोल दी और उनकी मार्केट कम खुली हमारे लिए। तो इतने अनफेयर ट्रेड डील्स किए हैं उन्होंने, इससे मैं उसकी आलोचना करता हूँ। अदरवाइज हम तो रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन निगोशिएशन का, खासतौर से ट्रेड निगोशिएशन का एक बहुत बड़ा रोल ये है कि जो निगोशिएट कर रहा हो, जब निगोशिएशन चल रही हो उसको प्रेशर में मत डालो, उसको अपना काम करने दो। उन्होंने जिस तरह से डील्स यूरोप में की हैं, हमें उम्मीद है कि वैसी ही डील अमेरिका में और बाकी देशों में भी होगी। लेकिन एक खास मेरी उम्मीद ये है, जब ये सब हो जाए, मुझे उम्मीद है कि किसी ना किसी दिन आप लोग कर ही दोगे, हो ही जाएगा, तब वॉशिंगटन में एनडीटीवी का अगला कॉन्क्लेव होगा जिसमें आप होगे और हावर्ड लटनी को बुलाएंगे, जो कि अमेरिका का कॉमर्स मिनिस्टर आजकल बहुत अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं, लेकिन हावर्ड लटनी को पीयूष गोयल का एक साथ हम लोग सेशन करेंगे। अवश्य आप करिएगा, लेकिन एनडीटीवी पे एक स्वदेशी कैंपेन चलाइए। आपको लगता है विदेशों के ऊपर ज्यादा आकर्षण है? नहीं, मेरे को, हम तो सब स्वदेशी ही चलते हैं। आप चाह रहे हैं कि आपकी स्वदेशी डील मंत्री सॉल्व का हो। इंटरव्यू कर रहे हो, यहाँ पे एक कैंपेन चलाइए आप एनडीटीवी में। आज देश का मूड है, मैं जिधर जाता हूँ मैं देख रहा हूँ कि लोग बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की। इंडस्ट्री के लोग भी चिंतित हैं। जब से परमानेंट मैग्नेट को रोककर हमारी ऑटो इंडस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा, अब सब लोग समझ गए उद्योग जगत के कि सेल्फ रिलायंट होना कितना जरूरी है। हमारी पूरी वैल्यू चेन, सप्लाई चेन हमारे कब्जे में होना कितना जरूरी है। तो लोग अब ध्यान से देखते हैं अपने सप्लाई चेन को। ऐसे ही एक स्वदेशी की भावना लहर के रूप में देश में बढ़ रही है। आज हर एक व्यक्ति कहता है कि मैं स्वदेशी खरीदूंगा, मेरे कपड़े जो होंगे वो स्वदेशी होंगे, मैं जो भी चीज आगे खरीदूंगा, पुराना कुछ खरीदा है हमें कोई आपत्ति नहीं। जिस प्रकार से लोकमान्य तिलक ने गणेश उत्सव को सार्वजनिक करके एक भारत की स्वतंत्रता का आंदोलन को बल दिया था, जिस प्रकार से महात्मा गांधी ने स्वदेशी के नारे से देश की स्वतंत्रता को और आगे बढ़ने में गति दी थी, ऐसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वदेशी को पुनः एक बार देश का एक सामूहिक संकल्प बनाया। 140 करोड़ देशवासी आज स्वदेशी की बात कर रहे हैं। और मैं समझता हूं, आप अगर इतिहास पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी ने जो जो चीज पे बल दिया था, चाहे वो खादी हो, चाहे वो स्वदेशी हो, चाहे वो स्वच्छता हो, आप उनकी एक एक चीज याद करो, चाहे वो समावेशी विकास हो, हर एक महात्मा गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पे अगर कोई नेता इस देश में चलाए, अगर किसी नेता ने 11 वर्ष के अपने कार्यकाल में केंद्र में और उसके पहले 13 वर्ष गुजरात में ईमानदारी से महात्मा गांधी के दिखाए हुए रास्ते को अपना रास्ता बना के देश को आगे बढ़ाए, तो नरेंद्र मोदी है। पीयूष गोयल जी, आप एनडीटीवी के जीएसटी कॉन्क्लेव में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है जो स्वदेशी को फैलाने की आप बात कर रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं और जो देख रहे हैं,
सुन रहे हैं आपको, उनके जहन में भी यही होगा कि जितना भी स्वदेशी माल वो खरीद पाएं उसमें सभी का हित है, क्योंकि कभी भी हिमालय के उस पार बैठा हो या समुद्र के उस पार बैठा किसी इंसान को अपनी तकदीर तय करने का हक नहीं देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद राहुल जी।